नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा धुरंधर द रिवेंज मूवी को, जिसका स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले पार्ट की सारी सवालों का जवाब आपको इस पार्ट में एक एक करके मिलेगा। तो अगर आप लोग इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, पहले उसे जरूर देखिए, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और भी बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेनेशन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लॉट ट्विस्ट हिंदी मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। फिल्म की शुरुआत में हमें हमजा अली मजारी यानी जसकीरत सिंह रांगी का पास्ट दिखाया जाता है। जसकीरत की फैमिली साथ में फोटो खिंचवा रहे होते हैं। जसकीरत एक पठानकोट का रहने वाला बहुत ही सिंपल लड़का था, जिसके दादा और पिता पहले मिलिट्री में थे। यही वजह थी कि जसकीरत भी मिलिट्री में जाना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है सन 1999 का सीन, जहाँ जसकीरत सिलेक्शन लेकर ट्रेनिंग पे चला जाता है और मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग कर रहा होता है। इधर गाँव में उसके पिता का झगड़ा सुखविंदर नाम के MLA से हो जाता है। यह झगड़ा एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लेकर होता है। सुखविंदर पहले एक बहुत बड़ा गुंडा था जो पॉलिटिशियन बन चुका था। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके जसकीरत की फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। फिर एक दिन जसकीरत की पूरी फैमिली को पकड़कर खेत में ले जाते हैं और वहाँ जसकीरत के पिता को टॉर्चर करके फांसी लगाकर मार डालते हैं। इसके बाद वे लोग जसकीरत की दोनों बहनों के साथ बहुत गलत करते हैं, हैवानियत का सीमा पार कर देते हैं। उसकी बड़ी बहन को वो लोग मार डालते हैं और छोटी बहन को पकड़ के ले जाकर कहीं किडनैप करके रख लेते हैं। जब जसकीरत को इसकी खबर मिलती तो वो ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के साथ मिलकर सुखविंदर के खिलाफ केस करता है। लेकिन सुखविंदर, जो कि वहाँ का MLA था, अपनी पॉलिटिकल पावर की वजह से हर बार बच निकलता। कोई भी पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेता। इससे गुस्सा होकर जसकीरत सुखविंदर से बदला लेने की कसम खाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जसकीरत अपने दोस्त गुरबाज की मदद लेता है। गुरबाज इलीगल काम करता था, मतलब ड्रग्स की डीलिंग, हथियारों की डीलिंग। वो बहुत बड़े बड़े गुंडों को जानता था। जसकीरत और गुरबाज उत्तर प्रदेश के एक गुंडे के पास जाते हैं जिसका नाम होता है आतिफ अहमद। गुरबाज उसे झूठ बोल के कुछ बंदूकें मांगता है। वो कहता है कि कस्टमर को ये बंदूकें चाहिए और इस तरह से उसे बंदूकें मिल जाता है। और फिर आती है वो बदले की रात। जसकीरत सुखविंदर के घर पहुंचता है। वहाँ वह सबसे पहले सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता और वह जसकीरत को ही एक गन से मारने की कोशिश करने लगता है। इसलिए जसकीरत सुखविंदर को खत्म कर देता है। फिर वह एक एक करके उसके परिवार के बाकी लोगों के कमरे में जाता है और उनसे अपनी बहन का पता पूछता है, पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। सब जसकीरत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह उन सबको ब्रूचुअल तरीके से मार डालता है। अंत में एक आदमी उसकी बहन के बारे में बताता है कि वह बाहर खेत के एक कमरे में बंद है। फिर जसकीरत उसको भी मार डालता है, क्योंकि उन सभी 12 लोगों ने मिलकर उसके परिवार को बहुत टॉर्चर किया था। इसके बाद जसकीरत अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अदालत का सीन। पूरा मामला सामने आने के बावजूद भी जसकीरत के परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता और उसे मर्डर के जुर्म में अदालत फांसी की सजा सुना देती है, जो कि कुछ साल बाद उसे दिया जाना था। जेल जाते वक्त जसकीरत अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलता है। अपनी बहन की शादी उसी दोस्त गुरबाज से तय कर देता है, क्योंकि गुरबाज उसकी छोटी बहन से प्यार करता था। फिर सीन हमें दिखाया जाता है 2002 का, जहां पुलिस वाले जसकीरत को दूसरी गाड़ी में डालकर किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी सिक्योरिटी के साथ। तभी सुनसान रास्ते में चारों तरफ से कुछ गुंडे आकर पुलिस गाड़ी को घेर लेते हैं और दनादन गोलियां चलाने लगते हैं और जसकीरत को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दरअसल वो सारे गुंडे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल ने भेजे थे, जो कि जसकीरत को पकड़कर एक खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं। वहां अजय सान्याल और उनके असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकीरत को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जसकीरत सिस्टम का एक सताया हुआ घायल शेर है, इसलिए वो एक घातक हथियार बन सकता है। अपने देश को यही चाहिए, इसलिए जसकीरत की इस ताकत और हिम्मत को अजय सान्याल अपने मिशन ऑपरेशन धुरंधर के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पहले जसकीरत इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर अजय सान्याल उसे अपने तरीके से देशभक्ति के बारे में समझाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने देश के काम आ सकते हैं। और इस मिशन के बदले में जसकीरत की फैमिली का ख्याल रखने का वादा भी करते हैं। जसकीरत काम के लिए मान जाता है। फिर अगले 2 साल तक उसे ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक जानकारी दी जाती है। इसके बाद वो 2004 में हमजा अली बन के अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान
पहुंचता है, जो हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखिए जरूर, तभी आपको आगे कहानी अच्छे से समझ आएगा। तो फिर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लियारी में वो अपने दिमाग और मेहनत से पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स में अपने कदम जमा लेता है। फिर हमजा लगभग 5 साल बाद यानी 9/10/2009 के दिन प्लानिंग करके अपने ही गैंग के लीडर रहमान डकैत को एसपी असलम और जमील जमाली के मदद से, जो कि हमजा का ससुर भी था, दोनों के मदद से मार डालता है। पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता और सबको लगता है कि रहमान की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमजा अपनी बैक स्टोरी आलम चाचा को सुना रहा था। फिर रहमान डकैत का फ्यूनरल होता है। इधर ISI का लीडर मेजर इकबाल एसपी असलम से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने रहमान डकैत को क्यों मारा। तब असलम उसे सफाई देते हुए बोलता है कि बड़े साहब की मर्जी से ये सब हुआ है। बड़ा साहब, जिसका नाम हमजा के डायरी में भी था, आपने पहला पार्ट में जरूर देखा होगा। असल में पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियंस से लेकर गैंगस्टर्स का बॉस, जिसके बारे में हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिलहाल एसपी असलम मेजर इकबाल को बताता है कि रहमान के साले और बड़े साहब के भाई के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से रहमान ने बड़े साहब के भाई को जान से मार दिया और इससे गुस्सा होकर बड़े साहब ने रहमान को मारने का फैसला उसी दिन कर लिया था। उधर रहमान की मौत से लियारी का माहौल बिगड़ गया था, जहां अरशद पप्पू नाम का एक दूसरा गैंगस्टर रहमान की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग में लड़ाई होने लग जाती है। इस वक्त रहमान का राइट हैंड और उसका भाई उजैर बलोच, जो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था और वह इसका बदला लेने के लिए एसपी चौधरी असलम को मारने के लिए तड़प रहा था। तब हमजा उजैर को समझाता है और यह बोलता है कि चौधरी असलम तो सिर्फ एक मोहरा था, रहमान को मारने की असली चाल तो किसी और ने चली थी, वो था अरशद पप्पू। और हमजा अरशद के गैंग की एक आदमी रिजवान को वहाँ बुलाता है, जो कि उजैर को सब कुछ बताता है कि कैसे अरशद पप्पू ने रहमान की मौत की प्लानिंग की थी और उसकी सारी खबर एसपी चौधरी असलम को दी थी। दरअसल ये रिजवान भी एक इंडियन कवर एजेंट था, जो अरशद पप्पू के गैंग में घुसा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके हमजा अरशद के खिलाफ झूठ बुलवाता है ताकि उजैर अरशद पप्पू को मार दे और पुलिस वाले उजैर को पकड़कर जेल में डाल दे। मतलब एक तीर से दो निशाने। फिर उजैर गुस्से में जंग का ऐलान कर देता है, जहाँ उसके गैंग वाले अरशद को ढूंढने लगते हैं। उसके आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से अरशद पप्पू कहीं छुप जाता है, जिसे बाहर निकालने के लिए हमजा और उसके साथी पूरे लियारी को जला देते हैं और वो अरशद के आदमी को, उसकी प्रॉपर्टी को और उसकी हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। इससे डरकर अरशद पप्पू जमील जमाली से मदद मांगता है, जो कि उसे अपनी फैक्ट्री में छुपने के लिए बोल देता है और फिर जमील यही खबर हमजा को भी बता देता है। फिर उजैर और हमजा अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में पहले से ही जाकर बैठ जाते हैं। जब अरशद पप्पू वहाँ पहुँचता तो ये सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और अरशद के साथी को बेरहमी से मार डालते हैं और फिर वो अरशद को भी बुरी तरह टॉर्चर करता है और घायल करके उसे अपनी गाड़ी से बांधकर शहर के बीचों बीच ले जाता है। फिर उसका सर काटकर उससे सब लोग मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और ये जो सीन था ना, दिल दहला देने वाला था। पूरा लियारी सहमा हुआ था। हमजा यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो वायरल कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पे बहुत प्रेशर आ जाता है और पब्लिक के सवालों से वो पूरा घिर जाता है। तब वो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एसपी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली के साथ एक अर्जेंट मीटिंग करता है और वह सब लोग इस मामले को दबाने के लिए 2 तरीके सोचते हैं। पहला तरीका, एसपी असलम बलोच के कुछ कॉलेज के लड़कों को पकड़कर उन्हें टेररिस्ट बताकर उनका इनकाउंटर कर देगा, जिससे पब्लिक का ध्यान उस तरफ चला जाएगा। और फिर दूसरा, उजैर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालकर उससे जेल में डाल देंगे ताकि मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए। यह सब हमजा को पता चलता है तो फिर वह उजैर को बचाने का नाटक करने लगता है और उसे समझाकर जैसे तैसे करके उसे दुबई भेज देता है और खुद दुबई के पुलिस को खबर कर देता है ताकि दुबई की पुलिस उजैर को पकड़कर जेल में डाल दे। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, फिर उजैर को जेल में डाल देते हैं और इधर हमजा लियारी का नया बादशाह बन जाता है और उसने अब तक बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स के लीडर सिरानी से दोस्ती कायम रखी थी, जो कि पहले रहमान का खास दोस्त हुआ करता था। सिरानी ने रहमान को शेरे बलूच का खिताब दिया था क्योंकि उसने बलूचों की बहुत मदद किया था और अब हमजा का बलूचे को प्रति सपोर्ट देखकर सिरानी ने शेर ए बलूच का खिताब हमजा को दे दिया। इसी बीच हमजा को एक बच्चा होता है और वह एक बच्चे का बाप बन जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 2014 का, जहां हमजा की पावर और चालाकी देखकर बड़े साहब उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तब मेजर इकबाल, जमील जमाली और खनानी ब्रदर्स में से एक जावेद खनानी हमजा को बड़े साहब के घर ले जाते हैं और यही होता है एक और बड़ा खुलासा। दरअसल बड़े साहब कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था और वह काफी बीमार और कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहाँ दाऊद सबको बोलता है कि जब तक इंडिया में दंगे फसाद चलते रहेंगे तब तक उनका बिजनेस चलता रहेगा और उन्हें इंडिया में अपनी
पावर और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वह जावेद खनानी को यूपी इलेक्शन के लिए 60 करोड़ नकली नोट भेजने को बोलता है। इसके अलावा वो हमजा को ड्रग्स के बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपता है, जिससे उसे पाकिस्तान के सस्ते ड्रग्स को पंजाब में महंगे दामों में बेचना था। इससे दो फायदे होते, एक तो इंडिया के लोग नशे में खुद बर्बाद हो जाएंगे और दूसरा उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उससे IS वाले नए गन्स और हथियार खरीदेंगे और इंडिया पर ही हमला करेंगे। मतलब दाऊद ने इंडिया के खिलाफ पूरा प्लान तैयार रखा था। फिर पंजाब के कुछ लोग पाकिस्तान में ड्रग्स के लिए आते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के साथ ड्रग्स का धंधा में शामिल थे, जिनका काम था पाकिस्तान से ड्रग्स खरीद के पंजाब में बेचना और उसका प्रॉफिट पाकिस्तान को वापस ला कर देना। उन पंजाबी लड़कों का लीडर था गुरबाज उर्फ पिंडा, जो कि जसकीरत के बचपन का वही दोस्त था जिसने उसकी मदद की थी और उसकी बहन का पति भी था। हमजा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं गुरबाज उसे पहचान ना ले, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाता या शायद नहीं पहचानने का नाटक कर रहा था। फिर हमजा गुरबाज और उसके साथियों को दूसरे अड्डे पर ले जाता है, जहाँ मेजर इकबाल पहले से ही मौजूद था। वो अड्डा जूर मिस्त्री का था, एक आदमी जो कि पहले का आतंकवादी था और उसने 1999 में इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था, जो हमें पार्ट 1 मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, अगर आपने देखा हो तो। फिलहाल वो ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था, जिससे गुरबाज 12 करोड़ का ड्रग्स खरीदता है और वह लोग उसे चुपके से इंडिया ले जाने वाले थे, जहाँ वह ड्रग्स को 150 करोड़ में बेचने वाले थे। वह डील फाइनल होने के बाद गुरबाज मेजर इकबाल को पार्टी देने बोलता है, लेकिन उस वक्त इकबाल को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वह हमजा को यह काम सौंप देता है। फिर उस रात हमजा अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें SP असलम चौधरी, जावेद खनानी, जमील जमाली और भी कई लोग होते हैं। पार्टी के बीच गुरबाज हमजा को घर का बाथरूम दिखाने बोलता है और जब हमजा उसे रास्ता बताता तो हमजा को वो साथ चलने बोलता है। वहाँ गुरबाज उसे जसकीरत नाम से पुकारता है और बताता है कि तुम्हारी माँ और बहन खुश है और हमारी एक बेटी भी है। मतलब वो हमजा का असलियत जान गया था और बस ना पहचानने का नाटक कर रहा था। तब हमजा उसे बोलता है कि वो ड्रग्स का धंधा छोड़ दे, क्योंकि यह अपने देश के साथ एक गद्दारी है। इस पर गुरबाज बोलता है कि वो समझ चुका है कि हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन उसकी नजर में वो एक धोखेबाज है, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ आ गया है। इसलिए अब गुरबाज वहाँ सबको हमजा की असलियत बताने की बात करने लगता है, जिसकी वजह से हमजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, पर तभी गुरबाज इतना नशे में होता है कि हमजा उसे एक भूत जैसा नजर आता है, इसलिए वह उस पर हमला कर देता है। तब हमजा उससे बचने की कोशिश करने लगता है। इसी चक्कर में गुरबाज बाथरूम में फिसल जाता है और उसका सर पर बहुत गहरा चोट आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के हमजा बहुत घबरा जाता है कि अगर किसी ने देख लिया तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमजा अंदर से टूट जाता है। तभी वहाँ आलम चाचा आ जाते हैं, जो कि असल में इंडियन एजेंट थे, और आलम चाचा हमजा का राज खुलने से बचाने के लिए गुरबाज को मारने का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं, क्योंकि हमजा बहुत ऊपर पहुंच चुका था और उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। फिर आलम चाचा हमजा को वहाँ से बाहर भेज देते हैं, जिसके कुछ देर बाद सबको गुरबाज की लाश और आलम चाचा वहाँ दिख जाते हैं। इससे सबको यही लगता है कि आलम चाचा एक भारतीय जासूस है और उन्होंने ही गुरबाज को मार दिया है। इसलिए लैरी टास्क फोर्स का एक ऑफिसर उमर आलम चाचा से पूछताछ करने लगता है कि वह किसके लिए काम करते हैं और उसके साथ कौन कौन है। हमजा नहीं चाहता था आलम चाचा को टॉर्चर किया जाए, तब हमजा आलम चाचा को खुद गोली मारकर खत्म कर देता है, ताकि उसे ज्यादा टॉर्चर न झेलना पड़े। यह देखकर SP असलम और उसके साथी उमर को हमजा पर डाउट होता है कि कहीं यह भी एक इंडियन एजेंट तो नहीं, क्योंकि वह पहले आलम चाचा के साथ काम करता था और उसने चाचा को आसानी से गोली मार दिया। इसलिए उमर और असलम चौधरी हमजा की छानबीन करने की बात करते हैं। हमजा की बीवी यलीना यह सब बात सुन लेती है और उसे भी अपने पति पर डाउट होने लगता है। वह अपने घर में जाकर हमजा का सारा सामान चेक करती है, जिसमें उसे हमजा की एक डायरी मिल जाती है। उस डायरी में हमजा ने अपने सभी टारगेट का नाम लिखा था और अपने मिशन की कुछ जानकारी भी लिखी थी। उससे यलीना को समझ आ जाता है कि हमजा सच में एक हिंदुस्तानी एजेंट है, इसलिए वह एक गन लेकर उससे सवाल करती है। तब हमजा उसे बोलता है कि वो जिन लोगों को मारना चाहता है वह सब आतंकवादी हैं, जिन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अपने देश के अंदर भी तबाही मचा रखी है और निर्दोष लोगों को अपने फायदे के लिए मार डालते हैं। बहुत समझाने के बाद यलीना हमजा पर भरोसा कर लेती है और गुस्से में बोलती है कि बस उसे अपना बेटा सुरक्षित चाहिए, बाकी वह कुछ भी करे अब उसे कोई मतलब नहीं। फिर यलीना हमजा को बताती है कि SP असलम को
उस पर शक हो गया है और वो तुम्हारी छानबीन कर रहा है। इसलिए हमजा एसपी को अपना अगला टारगेट बनाता है और उसे मारने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए वो बलूचिस्तान के सिरानी को भड़काता है कि असलम ने कैसे उसके नाती को, जो कॉलेज में पढ़ रहा था, आतंकवाद का इल्जाम लगाकर एनकाउंटर किया था। यह सुनकर सिरानी गुस्से में एसपी को मारने के लिए बेचैन हो जाता है। इसी दौरान उजैर दुबई के जेल से छूट के पाकिस्तान की जेल में शिफ्ट होने वाला था, जिसे लाने की जिम्मेदारी एसपी असलम को दी गई थी। पर क्योंकि उजैर एसपी को मारना चाहता था और हमजा उजैर को बचाना चाहता था, असलम हमजा और उजैर दोनों को मारने का फैसला करता है। फिर एसपी अपने साथी उम्मार को उजैर को एयरपोर्ट से लाने भेजता है और वह खुद हमजा को लेने उसके घर जाता है। तभी प्लान के मुताबिक रास्ते में सिरानी का एक लड़का RDX से भरी कार एसपी असलम की गाड़ी से ठोक देता है। एक खतरनाक धमाका होता है और उसमें असलम चौधरी मारा जाता है। उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें सभी बड़े लोग शामिल होते हैं। इसके बाद हमजा उजैर से मिलने कराची के जेल में पहुंचता है और उसे जल्दी छुड़ाने का वादा करता है, पर हमजा असलियत में उसे कैद ही रखना चाहता था, जिससे वह खुद लियारी में राज कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है 2016 का सीन, जिसमें हमजा दुबई जाता है अजय सानियाल और सुशांत बंसल से मिलने के लिए। वह उन्हें बताता है कि पाकिस्तान वाले जल्द ही इंडिया में 60,000 करोड़ की फेक करेंसी यूपी के रास्ते भेजने वाले हैं। इसके बाद अजय और सुशांत बंसल हमजा को बोलते हैं कि आज से उसे फ्री हैंड दिया जाता है, वह जो करना चाहे वो कर सकता है, एकदम खुली छूट। और हमजा को यही चाहिए होता है, पाकिस्तान के सभी गुंडों और टेररिस्ट को मारने के लिए। फिर हमजा पाकिस्तान वापस लौट जाता है और अजय सानियाल उन नकली नोटों को रोकने के लिए एक ऑपरेशन की बात करते हैं। वह ऑपरेशन होता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ, जिससे इंडिया में डिमोनिटाइजेशन हो जाता है, यानी 500 और 1000 के नोटों की वैल्यू खत्म कर दी जाती है। इस ऑपरेशन के वजह से लोगों के पास पड़ी कैश में ब्लैक मनी और समाज विरोधियों जैसे टेररिस्ट के पास फेक करेंसी जितने भी होती है, सब की वैल्यू खत्म हो जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। इस ऑपरेशन की वजह से उधर पाकिस्तान का जावेद खनानी, जो कि यूपी में 60 करोड़ का नकली नोट भेजने वाला था, उसके सारे पैसे अब कागज के टुकड़े बन चुके थे। और क्योंकि जावेद ने दाऊद इब्राहिम से 600 करोड़ का उधार लिया था, वह यह पैसे यूपी में फेक करेंसी के रूप में भेजने वाला था, इसलिए अब उसे दाऊद के पैसे टाइम पर न देने का डर सताने लगता है और इकबाल से मदद मांगता है, पर मेजर इकबाल फोन काट देता है। फिर वह हमजा को कॉल करता है। तब हमजा उस रात को जावेद की फैक्ट्री में जाता है और मौका का फायदा उठाकर उसे अकेले में मार डालता है, क्योंकि अब अजय सानियाल ने उसे खुली छूट दे रखी थी। फिर वह जावेद के सभी नकली नोटों को आग लगाकर राख में बदल देता है। इसके बाद हमजा अपने आदमियों के जरिए पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट को एक एक करके चुन चुन कर मरवाना चालू करता है, जिन्होंने इंडिया में बम ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक और भी कई हमले किए थे, और मार मार कर सबकी पिक्स क्लिक करके अजय सानियाल को भेजता था। कुछ आतंकवादियों को हमजा खुद भी जाकर मारता था, खास करके जूहर मिस्त्री, जिसने अजय सानियाल को चैलेंज दिया था कि बगल में ही रहते हैं, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेना। याद ही होगा आपको पहला पार्ट का हाईजैक वाला सीन। इसलिए हमजा जूहर मिस्त्री को मारते वक्त उससे वीडियो कॉल पर अजय सानियाल से बात करवाता है और अजय सानियाल उससे भारत माता की जय बुलवाते हैं। इस तरह से कुछ सालों में हमजा और उसका साथी रिजवान कई टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और किसी को भी यह समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। इसलिए दाऊद इब्राहिम भी बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर मेजर इकबाल, हमजा और अपने कुछ खास लोगों को अपने पास बुलाता है और उन सभी से बात करता है कि इंडिया वालों ने उनका बहुत नुकसान कर दिया है, इसलिए अब हम अपना जवाब भी देंगे, इसका बदला लेना होगा। जिसके लिए दाऊद इब्राहिम मेजर इकबाल को 40 से 50 लड़कों की एक टीम तैयार करने को बोलता है, जो कि इंडिया में घुस के हमला करेंगे, और हमजा को हथियार जमा करने का काम सौंपता है और बोलता है कि तुम्हें हथियार जमा करके मुरीद के शहर पहुंचाना है, जहां उन मिलिटेंट लड़कों की ट्रेनिंग चलती रहेगी। उसी वक्त हमजा दाऊद को मारने का कोशिश करता है। हमजा एक स्लो पॉइजन लेकर आया था जो कि अपने हाथों में लगाया हुआ था, लेकिन उसे वहां दाऊद से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिल पाता और दाऊद बच जाता है। फिलहाल हमजा उस बड़े हमले को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वह बलूचिस्तान के सिरानी को सब कुछ बताता है कि ISI के कई लोग मुरीद के शहर में एक मदरसे में जमा होने वाले हैं, जहां उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और क्योंकि बलूचिस्तान का ISI वालों से दुश्मनी चलती रहती थी, सिरानी हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है
उधर लारी टास्क फोर्स का ऑफिसर उमर, जिसे हमजा पर शक था कि पाकिस्तान के जितने भी खास लोग मर रहे हैं उसके पीछे हमजा का ही हाथ है। इसकी जांच करने के लिए उमर येलिना से अकेले में पूछताछ करने का प्लान बनाता है। फिर जिस दिन हमजा हथियारों की खरीदी करने के लिए सिरानी से फाइनल मीटिंग करने जाता है, उसी दिन उमर येलिना के घर जाकर उसके बच्चे को गन दिखा देता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि बताओ हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है या नहीं, और बोलता है कि अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तब येलिना अपने बेटे की जान बचाने के लिए उमर को सच बता देती है। उमर यह बात तुरंत मेजर इकबाल को बता देता, जो कि यह खबर सुन के एकदम हैरान हो जाता है और वो अब गुस्से में हमजा को मार के उसका सर काटने का कसम खा लेता है। फिर जब अगले दिन हमजा वो हथियार की डिलीवरी करने मुरीद के मदरसे में जाता है तो वहाँ मेजर इकबाल उसे चाकू मार देता है, हॉल में बंद करके बुरी तरह मारना चालू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमजा उस पे हंसता है, क्योंकि हमजा अपनी चाल चल चुका था। उसने वहाँ जो हथियार डिलीवरी किए थे उन सभी बॉक्स में बॉम्ब लगा हुआ था, जिसका ट्रिगर उसके दोस्त रिजवान के हाथ में था, और हमजा उसे ठीक फिक्स्ड किए हुए टाइम पर ट्रिगर दबाने के लिए बोल दिया, जो कि सही वक्त आने पर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह मदरसा टूट जाता है और सारे मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। हमजा को बचने का मौका मिल जाता है। वो मेजर इकबाल के आदमियों से लड़ने लगता है और सबको एक एक करके मार डालता है। फिर वह इकबाल से लड़ाई चालू करता है और इसी दौरान बाहर सिरानी के लोग और उसकी फौज भी पहुंच जाती है, जिन्हें हमजा ने वहां ISI वालों को मारने के लिए बुलाया था, और वह सभी लोग मिलिट्री के कपड़ों में आए हुए थे, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो और वो लोग अपना काम कर सके। फिर वो बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स वाले ISI के आदमियों को अचानक से मारना शुरू करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। सिरानी को लोग अपना काम आसानी से पूरा कर देते हैं। इसी बीच इकबाल वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हमजा बाहर आकर सिरानी को बोलता है कि वह पूरा मदरसा उड़ा दे, तबाह कर दे, क्योंकि वहाँ अभी भी ISI के कुछ आतंकवादी बचे हुए हैं और वहाँ बहुत सारे हथियार भी मौजूद है। इसके बाद हमजा इकबाल का पीछा करने लगता है और वह दोनों एक सुनसान फैक्ट्री के पास पहुँचते हैं। वहाँ उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। मेजर इकबाल फिर से भागने की कोशिश करता है। इस बार हमजा उसकी पैरों को काट देता है। फिर हमजा मेजर इकबाल को बुरी तरह घसीट कर उसे एक केरोसिन के टैंकर में डुबो देता है और उसमें आग लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे मेजर इकबाल मारा जाता है। आखिर में हमजा वापस मुरीद के मदरसे के पास पहुंचता है। फिर हमजा वहां पे येलिना को शायद आखिरी बार कॉल करके उससे बात करता है और उसे अपना असली नाम जसकीरत सिंह रांगी बताता है। इसके बाद उमर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो लोग उसे जेल में उल्टा बांधकर बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके मिशन के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। उसी वक्त ISI के ऑफिसर जनरल हसन को अजय सानियाल का कॉल आता है और वह उसे हमजा को छोड़ने की बात बोलते हैं, पर हसन उनकी बात नहीं सुनता। तब अजय सानियाल उसे एक वीडियो भेजते हैं जिसमें जनरल हसन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इजरायलियों को बेचते हुए नजर आता है। यह देखकर हसन बहुत डर जाता है कि अगर यह वीडियो बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म, और वह हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो अजय सानियाल को बताता है कि कई लोगों को यह बात पता चल चुका है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इसलिए उन्हें किसी और पर यह इल्जाम डालना होगा। तब हमजा बोलता है कि वो उजैर बलोच के ऊपर ये इल्जाम डाल सकते हैं। मैंने उसे इसी दिन के लिए बचा कर रखा हुआ था, इसी वजह से उसने आज तक उजैर बलोच को जिंदा रखा था। जनरल हसन यह बात मान जाता है और वो उजैर को टेररिस्ट बता देता है और हमजा को आजाद कर देता है। फिर उसे एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ एक व्हाइट कार आके हमजा को पिक करती है। यही आती है पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उसमें जो बैठा था वो था जमील जमाली, एलिना का बाप, हमजा का सस और शायद असली धुरंधर, क्योंकि वह भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था जो कि 45 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था और वहाँ का पॉलिटिक्स संभाल रहा था। हमजा को यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं था, लेकिन जमील हमेशा से अजय सानियाल के टच में था और उसे हमजा के मिशन के बारे में सब कुछ पता था। और दिखाया जाता है कि जब उमर ने येलिना से सच्चाई उगलवाई थी, तब येलिना ने जमील को बता दिया था कि ISI वाले हमजा को पकड़ने वाले हैं। तभी जमील ने अजय सानियाल को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए अजय सानियाल ने जनरल हसन को ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढ निकाला। जमील जमाली हमजा को एक पासपोर्ट और टिकट के साथ प्राइवेट प्लेन के पास ले जाकर छोड़ देता है ताकि वह इंडिया लौट सके, और वह हमजा को बोलता है कि अब वो येलिना और अपने बेटे को भूल जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। जाते वक्त हमजा कहता है कि उसे सिर्फ एक बात का अफसोस रहेगा कि वह दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। तभी
जमील जमाली उसे बताता है कि उसने कैसे कई साल पहले दाऊद इब्राहिम को वो स्लो पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर चुका है और उसी वजह से वो अभी हर रोज तड़पता है और बेड पर लेटा हुआ रहता है, तभी से बहुत बीमार और कमजोर रहता है। उसने जानबूझकर दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह से नहीं मारा, क्योंकि तड़पा कर मारने में जो मजा है वो डायरेक्ट मारने में कहा। फिर जसकीरत इंडिया पहुंचता है, जहां अजय सान्याल उसे शाबाशी देते हैं और उसे अगले दिन मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मगर जसकीरत ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अपने शहर पठानकोट पहुंचता है, जहां वो अपने घर के गेट से कुछ दूर खड़े होकर अपनी माँ और बहन को देखता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सबकी भलाई के लिए वहां से वापस लौटने का फैसला करता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जसकीरत की ट्रेनिंग कैसे हुई थी, हर जानकारी उसे कैसे दी गई थी, और अंत में दिखाया जाता है जनरल हसन को उमार धमकी देता है कि वो इस बात को ऊपर तक ले जाएगा, असेंबली तक ले जाएगा और उसे सजा दिलवाएगा, जिससे गुस्सा होकर जनरल हसन उमार को पागल खाने में डलवा देता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी मूवीज एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए इंस्पायर करेगा। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।